जब 22 जनवरी को पूरा भारत अयोध्या के राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा समारोह को देख रहा था, इस देश की आम जनता इस शुभ अवसर को एक त्योहार के रूप में मना रही थी। अगस्त 11, 2017 अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अंतिम सुनवाई अभी शुरू ही हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच को सौंपे गए डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद करने के समय को लेकर मूलभाव चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को मामले से संबंधित डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद 5 दिसंबर को दाखिल करने का निर्देश दिया। भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर के नेतृत्व में एक बेंच का गठन किया गया था और मामले को नियमित सुनवाई के साथ तेजी से निपटाया जाना था। समाधान के लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई थी। उस समय रामलल्ला को डिफेंड करते वकील त्रिलोकनाथ पांडे के मुताबिक हमारे पास इस केस से रिलेटेड एक ट्रक भरा हुआ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट 10,000 पन्नों का है। उस जजमेंट ऑर्डर में माननीय न्यायाधीशों ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि में प्रासंगिक उदाहरणों को उनके अंग्रेजी अनुवाद के साथ शामिल किया है। यदि आज राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो पाया है, यदि रामलल्ला आज इस मंदिर में विराजमान हैं, तो इसका श्रेय उन सैकड़ों वकीलों को भी जाता है जिन्होंने दशकों तक अदालत में रामलल्ला के पक्ष में मुकदमा लड़ा। ये संघर्ष साक्षी है उन असंख्य घंटे काम करने के जज्बे का और इन वकीलों के द्वारा प्रदर्शित किए गए सर्वोत्तम कानूनी कौशल का। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो राम मंदिर के संघर्ष के इस जर्नी में कई सारे रोमांचक पल आए, मगर कुछ सबसे नाटकीय किस्सों में से रहा दस्तावेजों से भरा हुआ ट्रक, सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों के द्वारा आयोजित मैराथन सुनवाई और नई दिल्ली के खान मार्केट में बारिसंस बुक स्टोर में एक बहुत ही भाग्यशाली घटना का शामिल होना। अयोध्या राम जन्मभूमि देश के इतिहास के सबसे लंबे और विवादित मामलों में से एक है। राम जन्मभूमि का इतिहास आज का नहीं है। ये संघर्ष 1528 से 2024 के कालखंड में 496 वर्षों तक फैला है। कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने राम जन्मभूमि के इतिहास को सुशोभित किया है और इस इतिहास को एक वीडियो में समेट पाना तो मुश्किल है, मगर एक टाइमलाइन तो हम बनाने की कोशिश कर ही सकते हैं। इतिहास का ये हिस्सा शुरू होता है मीर बाकी के राम मंदिर को तोड़ने से। जो सबसे पॉपुलर वर्जन है और जो गवर्नमेंट गैजेट्स में भी मौजूद है, उसके अनुसार बाबर के प्रधान सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। पहली बार अयोध्या में सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला अधिकारी ब्रिटिश था जिसका नाम था मॉन्टगोमरी मार्टिन। मार्टिन ने सर्वे के बाद बताया कि मस्जिद में जो पिलर मिले हैं वो किसी हिंदू मंदिर से मेल खाते हैं। सर्वे के बाद अयोध्या में पहली बार बवाल होता है। हिंदू कहते हैं कि जिस स्थान पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पहले भगवान राम का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुड़वा दिया और उस पर मस्जिद का निर्माण करवाया। पहली बार बाबरी मस्जिद को लेकर दंगे होते हैं। उस समय अवध की गद्दी पे नवाब वाजिद अली शाह बैठे हुए थे। निर्मोही बोल के एक हिंदू संप्रदाय ने यह दावा किया कि बाबर के युग में मस्जिद बनाने के लिए राम मंदिर को तोड़ दिया गया था।
हनुमानगढ़ी के महंत ने मस्जिद के आंगन के पूर्वी हिस्से में एक चबूतरा बनाया जिसे राम चबूतरा कहा जाता है। इसी स्थान को राम जन्मभूमि भी कहा गया। विवाद बढ़ा तो इसके विरोध में मौलवी मोहम्मद असगर ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी लगाई। अगले ही साल राम जन्मभूमि संघर्ष के इतिहास में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां निहंग सिखों ने इस लड़ाई का पूरा रुख ही बदल के रख दिया और ये कालखंड खत्म होते होते फैजाबाद अदालत में मुकदमा भी दायर होता है। बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में 25 निहंग सिखों ने बाबरी ढांचे पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कई दिनों तक बाबरी पर कब्जा बनाए रखा और राम नाम का पाठ करने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने बाबरी ढांचे पर राम नाम भी लिख दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने विवादित साइट के चारों ओर बाड़ लगा दिया। मुसलमानों को मस्जिद के अंदर प्रार्थना करने की अनुमति मिली और हिंदुओं को पास के ही प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दी गई। महंत रघुवीर दास ने मस्जिद से सटी जमीन पर मंदिर बनाने की मांग करते हुए मामले में पहला मुकदमा दायर किया, मगर फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद महंत रघुवीर दास ने बाबरी मस्जिद के चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगते हुए भारत के राज्य सचिव के खिलाफ फैजाबाद अदालत में एक शीर्षक मुकदमा दायर किया। हालांकि फैजाबाद कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इस दौरान ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट सामने आए जिन्होंने ये दावा किया कि अयोध्या में कई सारे मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण किया गया है और उनमें से एक राम मंदिर भी था। 1934 में ऐसा सांप्रदायिक दंगा भड़क जाता है जिसका नुकसान हिंदू समुदाय को आज तक भुगतना पड़ रहा है। अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। माना जाता है कि ये घटना पास के शाहजहांपुर में बकरी ईद पर गाय की हत्या के कारण हुई थी, जो ब्रिटिश रिकॉर्ड में दर्ज है। और इस पूरी घटना को मीनाक्षी जैन जी की किताब द बैटल फॉर राम में उल्लेख किया गया है। वैष्णव संप्रदाय के रामानंदी बैरागियों ने बाबरी मस्जिद पर हमला कर दिया और उस समय के सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए हिंदू समुदाय पर 85,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया। वक्फ बोर्ड की तरफ से मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दी जाती है। सुन्नी प्रॉपर्टी इसलिए क्योंकि बाबर सुन्नी मुसलमान था। अब समय था श्री राम के प्रकट होने का और निर्मोही अखाड़े और सुन्नी वक्फ बोर्ड के तरफ से मुकदमा दायर करने का। विवादित ढांचे के स्थल पर श्री राम प्रकट होते हैं। इस प्रकट होने को एक दैवीय घटना मान लिया जाता है। हालांकि कई लोग तर्क देते हैं कि मूर्ति को रात में चुपके से अंदर लाया गया था। आखिरकार सरकार साइट को विवादित क्षेत्र घोषित करती है और प्रवेश द्वार पर ताला लगा देती है। गोपाल सिंह बिहारद और परमहंस रामचंद्र दास फैजाबाद अदालत में 2 मुकदमे दायर करते हैं, जिसमें बेसिकली रामलल्ला की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को पूजा करने की अनुमति दे दी। न्यायालय ने आंतरिक प्रांगण के द्वारों को बंद रखने का आदेश भी दिया। दो और मुकदमे दायर किए जाते हैं। पहला है निर्मोही अखाड़े के द्वारा जमीन पर कब्जा पाने के लिए तीसरा मुकदमा दायर करना और दूसरा है यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा बाबरी मस्जिद स्थल पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर करना। वे बाबरी मस्जिद से राम की मूर्तियां हटाने की भी मांग करते हैं। ये वो समय था जब बीजेपी का उत्थान और राम मंदिर आंदोलन में एंट्री होता है। इसके अलावा इस केस को निचली अदालत से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है।
भाजपा का जन्म होता है। भाजपा ने खुलकर हिंदू संगठनों और राम मंदिर का समर्थन किया। हिंदू संगठन एक्टिव हो जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद एक कमेटी बनाती है जो ये मांग उठाती है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण किया जाए। धर्म संसद का दिल्ली में आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने रथ यात्रा निकालने की बात कही, लेकिन इसके 6 महीने बाद ही इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और रथ यात्रा को टाल दिया जाता है। वकील उमेश चंद्र पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट के सामने दरवाजे खोलने की अपील की, इस आधार पर कि अदालत नहीं बल्कि फैजाबाद जिला प्रशासन ने इसे बंद करने का आदेश दिया था। डिस्ट्रिक्ट जज ने हिंदुओं को पूजा और दर्शन की अनुमति देने के लिए ताले हटाने का आदेश देती है। विरोध में मुसलमानों ने बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी का गठन किया। श्री राम लल्ला विराजमान की ओर से मुकदमा दायर किया गया। यह दलील दी गई कि श्री राम लल्ला विराजमान और स्थान श्री राम जन्मभूमि दोनों न्यायिक व्यक्ति हैं और देवकी नंदन अग्रवाल ने एक मित्र के रूप में देवता की प्रतिनिधित्व करने की मांग की। उसी वर्ष निचली अदालत में सूचीबद्ध 4 मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। ये एक उतार चढ़ाव वाला समय था। इस कालखंड में 3 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। अडवाणी जी का रथ यात्रा निकलना और गिरफ्तार होना, कार सेवकों पे गोली चलवाना और बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरवा देना। श्री एल.के. आडवाणी जी के नेतृत्व में 25 सितंबर को गुजरात के सोमनाथ से रथ यात्रा निकलता है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में कार सेवक शामिल हो रहे थे। कहा जाता है कि हर रोज 300 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही थी और आडवाणी जी कम से कम 6 रैलियों को संबोधित कर रहे थे। ये यात्रा बिहार में जाकर रुकती है जब 23 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। और यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसी साल एक और शर्मनाक घटना होना अभी बाकी था। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निर्देश से पुलिस कार सेवकों पे गोली चला देती है। 6 दिसंबर को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया जाता है। इस कालखंड में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई शुरू होती है और फैसला भी आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अयोध्या स्वामित्व विवाद या ओनरशिप डिस्प्यूट पर सुनवाई शुरू करती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश के तहत विवादित स्थल के नीचे की जमीन की खुदाई शुरू कर देती है। इसमें 10वीं सदी की हिंदू मंदिर के अवशेष मिलने का दावा किया जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने भूमि को 3 पार्टियों के बीच विभाजित करते हुए अपना फैसला सुनाया। 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए, 1/3 निर्मोही अखाड़ा के लिए और 1/3 राम लल्ला विराजमान के लिए। मगर इस जजमेंट से कोई खुश नहीं था। आखिरकार दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देती है। आखिरकार दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टीज को मामले से संबंधित डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद 5 दिसंबर को दाखिल करने का निर्देश दिया।
भारत के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर के नेतृत्व में एक बेंच का गठन किया गया था और मामले को नियमित सुनवाई के साथ तेजी से निपटाया जाना था। समाधान के लिए 2 साल की समय सीमा तय की गई थी। ये वो कालखंड है जब 40 दिनों का एक मैराथन हियरिंग चलता है और अंत में वो फैसला आता है जिसका सबको इंतजार था। जनवरी 2019 में अयोध्या केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में 5 जजों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया गया। बेंच में जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस UU ललित, जस्टिस बोबरे और जस्टिस NV रमन्ना को शामिल किया गया। इस बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 को वो ऐतिहासिक फैसला आता है जो राम मंदिर के 492 साल पुराने संघर्ष पर विराम लगा दिया। बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला लिया और ASI की साइंटिफिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2.77 एकड़ की पूरी जमीन जो विवादित थी वो रामलल्ला विराजमान को दे दी। सरकार को आदेश दिया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन करें। सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी और स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया गया। पाँच अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 साल बाद अयोध्या पहुंचते हैं। इस पवित्र दिन को चुना गया था राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने के लिए। उस दिन भूमि पूजन का आयोजन भी किया गया था। राम आ गए। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। अंत में 22 जनवरी 2024 को बड़े ही धूमधाम और भव्य तरीके से रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जजमान के रूप में वहां मौजूद थे। आखिरकार 494 साल का इतिहास या यूं कहें कि 494 साल का संघर्ष यहीं पे एक सुखद मोड़ लेता है। शुभेंदु आनंद अभी अभी अपना लीगल करियर शुरू ही कर रहे थे। उन्होंने उस समय सीनियर एडवोकेट विक्रमजीत बैनर्जी के दफ्तर में इंटर्न के रूप में ज्वाइन किया था। बीजेपी ने अपने प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया था और वो नाम था गुजरात के गलियारों से निकल के गुजरात के मुख्यमंत्री बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है। ठीक इसी समय दिल्ली में एक आलसी दोपहर को कुछ फाइलों को खंगालते हुए शुभेंदु की नज़र राम जन्मभूमि मामले से संबंधित दस्तावेजों पर पड़ी। इस केस ने शुभेंदु को तुरंत ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो एडवोकेट विक्रमजीत बैनर्जी से इस मामले से जुड़े हुए टीम में शामिल होने की इच्छा जताते हैं और विक्रमजीत जी मान भी जाते हैं। राम मंदिर निर्माण की मांग तेज हो रही थी।
ये वही समय था जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने राम जन्मभूमि केस की सुनवाई के लिए 5 जजों के एक बेंच का गठन किया और उनको नेतृत्व भी दिया। और शुरू होता है 40 दिनों का एक मैराथन हियरिंग। दूसरी तरफ रामलल्ला के पक्ष में लड़ रही लीगल टीम अयोध्या के ऐतिहासिक लैंड रिकॉर्ड्स की खोज में लगी हुई थी ताकि उस विवादित भूमि की बही खाता और खसरा के डिटेल्स की पहचान की जा सके। मगर प्रॉब्लम यह था कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स मिल भी जाए और इन्हें एक पुख्ता सबूत के तौर पे पेश करना हो तो इन डॉक्यूमेंट्स को एकेडमिक महत्व के साथ समर्थित किया जाना जरूरी हो जाता है। आइडियल सिचुएशन तो ये होगा कि इन डॉक्यूमेंट्स के समर्थन में कोई स्कॉलर का एक सुगठित लेख मिल जाए जो इस केस को आगे बढ़ा सके। अब आगे जो हुआ, चाहे आप उसे कोइंसिडेंस कह लीजिए या दैवीय हस्तक्षेप, वो पूरे केस का रुख ही एक तरह से बदलने वाला था। लैंड रिकॉर्ड्स की तलाश के उलझन को मन में समेटे हुए एक दोपहर को शुभेंदु, विक्रमजीत जी और उसी टीम से जुड़े हुए एडवोकेट पी.वी. योगेश्वरन लंच के लिए खान मार्केट में निकले हुए थे। ऐसे ही टहलते हुए वो लोग बाहरिसंस बुक स्टोर पहुंच गए। अचानक किताबों के भीड़ में से एक ऐसा किताब उनके हाथ लग गया जिसमें अयोध्या के पुराने लैंड रिकॉर्ड्स मौजूद थे। आगे जाके ये रिकॉर्ड्स उन कई महत्वपूर्ण सबूतों में से एक बन गया जिसने उन्हें अदालत में अपना मामला मजबूत करने में मदद की। मुझे याद है वो एक कठिन दौर था। उन 40 दिनों में हम में से ज़्यादातर लोगों ने अपना सारा समय ऑफिस में बिताया। हम कम ही बाहर निकलते थे। हम में से किसी के लिए समय या तारीख कोई मायने नहीं रखता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने क्या खाया, हमने थोड़ा रेस्ट लिया भी या नहीं, यहाँ तक कि हमने वीकेंड ऑफ तक नहीं लिया था। ये एक मैराथन सुनवाई थी और हमें लगता है कि बारिशंस वाले घटना में स्वयं भगवान राम ने हस्तक्षेप किया। दो 2019 के 6 अगस्त से 16 अक्टूबर के बीच 40 दिनों तक चली मैराथन हियरिंग के दौरान एडवोकेट केशव पराशरन जैसे दिग्गज वकीलों के नेतृत्व में लीगल टीम ने ऐसा कुछ भी खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ा जो उनके मामले को मजबूत बना सके। और हो भी क्यों ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में चली प्रोसीडिंग्स को विचार करें तो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ मामले के बाद राम जन्मभूमि मामला सबसे लंबा चला था। यहाँ तक कि हेयरिंग के 40वें दिन में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई बोल पड़े, अब बहुत हो गया है, शाम 5 बजे तक ये मामला खत्म हो जाना चाहिए। हियरिंग का आखिरी दिन खत्म भी होता है एक हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ, जब सीनियर एडवोकेट राजीव धवन जी ने कोर्ट में सबके सामने एक मैप फाड़ दिया। अगर इसी तरह की बहस चल रही है तो हम उठकर बाहर चले जाते हैं। सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने हियरिंग के आखिरी दिन एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को हताश होकर ये कमेंट करना पड़ा। हुआ ये था कि ऑल इंडिया हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट विकास सिंह आईपीएस ऑफिसर कुणाल किशोर की किताब अयोध्या रिविजिटेड को कोर्ट के सामने लेके आए
उस किताब में एक मैप है जिसमें राम जन्म स्थान का चित्रण किया हुआ है। ये मैप कोर्ट के सामने आते ही सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन जी को अचानक गुस्सा आ गया। वो उस मैप के निर्भरता पर जोरदार आपत्ति जताने लगे। इस पर हिंदुओं की ओर से लीगल टीम ने कहा कि वे इसे रिकॉर्ड पर लेने के लिए दबाव नहीं डालेंगे, मगर तब तक धवन जी का गुस्सा सर चढ़ चुका था। उन्होंने सीधा उस मैप को लिया और फाड़ डाला। कोर्टरूम में मौजूद सभी लोग सदमे में आ गए। कुछ पल के लिए एक सन्नाटा छा गया। आखिरकार ये बिहेवियर न केवल मामले से जुड़े हुए सभी पक्षों के प्रति असम्मान को दर्शाता है, बल्कि इससे अदालत का भी अपमान होता है। इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर से परेशान होकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने धवन जी को चेतावनी जारी करते हुए एक सरकास्टिक वे में कहा, आप उन्हें और भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। आखिर में धवन जी ने उस मैप के फाड़ने को जस्टिफाई करते हुए कहा था, द CJI सेड आई कैन, यानी चीफ जस्टिस ने कहा था मैं फाड़ सकता हूँ। अयोध्या मामले में बहस खत्म हो चुकी थी, मगर दिग्गज वकील केशव पराशरन जी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि घर बैठे बैठे समय कैसे गुजारे। वो बेसिकली बोर फील कर रहे थे, और ऐसा फीलिंग्स हो भी क्यों ना। 93 साल की उम्र में भी पराशरन जी का सबसे बड़ा एंगेजमेंट राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के मुख्य वकील के रूप में रहा है। एक पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे केशव पराशरन जी लगातार जीतो और मेहनत कर रहे थे राम जन्मभूमि केस को अपने नतीजे तक पहुंचाने के लिए। ये पूरा देश इस बात का गवाह रहा कि भारत के जुडिशियल हिस्ट्री में लड़े गए सबसे भयंकर लड़ाई में जब जरूरत पड़ी तो प्रभु राम के पक्ष में एक 93 साल के अनुभवी वकील ने आगे बढ़कर मोर्चा संभाला। पराशरन जी का प्रभु राम के साथ कोई आध्यात्मिक संबंध रहा होगा जिसने उन्हें इस युद्ध में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी, वरना ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने हर दिन सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने से पहले और शाम 4 या 5 बजे सुनवाई पूरी होने के बाद मामले के हर एक पहलू पर काम किया करते थे। 39 दिनों में मामले की सुनवाई के दौरान पराशरन जी अपने जूते उतारकर एक तरफ रख देते थे और लगातार 4 घंटे तक कोर्ट में खड़े रहकर अपनी दलीलें पेश करते थे। ऑफ कोर्स ये भी सही है कि पराशरन जी को एक बहुत ही कैपेबल एडवोकेट्स का टीम मिला जिन्होंने इस लड़ाई में उनका पूरा साथ दिया, और सच पूछिए तो वो लोग भी पराशरन जी का एनर्जी लेवल देख हैरान रह गए थे। पराशरन जी को असिस्ट करने वाले वकील थे PV योगेश्वरन, अनिरुद्ध शर्मा, श्रीधर पोट्टाराजू, अदिति दानी, अश्विन कुमार DS और भक्तिवर्धन सिंह। इस उम्र में भी पराशरन जी का ये एनर्जी देखकर उनकी टीम रोमांचित और मंत्रमुग्ध रह गई। उनकी मेमोरी तो आज भी इतनी अच्छी है कि उनके लड़े सभी मामले वो अपने उंगलियों पे गिन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनका रिसर्च एकदम सटीक और कॉम्प्रिहेंसिव तो होता ही था, उसे समझना भी आसान होता था।
पराशरन जी के पर्सनालिटी का जलवा इस बात से पता चलता है कि उनका सामना मुस्लिम पक्ष की ओर से सीनियर लॉयर राजीव धवन से हुआ, जो अपनी डिटेल रिसर्च के अलावा अदालत कक्ष में अजीब हरकतों के लिए भी जाने जाते हैं। लेकिन पराशरन जी ने पिछले 40 दिनों में एक बार भी अपना आपा नहीं खोया, तब भी नहीं जब धवन ने पन्ने फाड़े या हिंदू पक्ष के वकील के तर्क को बेबुनियाद बताया। और जब 16 अक्टूबर को बहस खत्म हुई तो पराशरन जी ने अदालत के बाहर धवन से मिलने और उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए 15 मिनट तक इंतजार किया। उनका संदेश एकदम क्लियर था, वकील कोर्ट रूम में लड़ते हैं, लेकिन देश को पता होना चाहिए कि कोर्ट रूम के बाहर सबके बीच सद्भाव है। वैसे तो पराशरन जी के सभी आर्ग्यूमेंट्स और सभी सबूत एकदम पुख्ता थे, मगर हियरिंग के दौरान एक आर्ग्यूमेंट फेमस हो गया। कृपया विदेशी शासक बाबर द्वारा की गई ऐतिहासिक गलती सुधारिए, जिसने यहाँ आकर कहा था कि मैं सम्राट हूँ और मेरा आदेश कानून है। मुसलमान अयोध्या के किसी भी अन्य मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। अकेले अयोध्या में 55-60 मस्जिदें हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए ये भगवान राम का जन्म स्थान है, जिसे हम बदल नहीं सकते। फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने इस केस में इन्वॉल्व सभी लॉयर्स के लिए एक फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन किया था। प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले पराशरन जी और उनके परिवार ने माता सरयू में डुबकी भी लगाई। राम मंदिर केस का जजमेंट आने के बाद विश्व हिंदू परिषद रामलला विराजमान को रिप्रेजेंट करने वाले वकीलों के लिए एक भव्य सम्मान समारोह या फेलिसिटेशन सेरेमनी का आयोजन करती है। ऐसे में जब पराशरन जी और उनकी टीम अयोध्या पहुंचती है तो साध्वी रीतांबरा पराशरन जी को तिलक लगा के स्वागत करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पराशरन जी रामायण से कुछ श्लोक भी पढ़ के सुनाते हैं। डिविजनल कमिश्नर मनोज मिश्रा पराशरन जी से आके मिलते हैं और इस मीटिंग के दौरान पराशरन जी कमिश्नर को जजमेंट का एक कॉपी प्रदान करते हैं। मगर इससे पहले कि पराशरन जी प्रभु राम के दर्शन करते, वो और उनके परिवार ने माता सरयू में पवित्र डुबकी लगाई। इन सब के बीच एक और बड़ी बात घटित होती है। 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस फायरिंग में मारे गए कार सेवकों के परिवारों को भी सम्मानित किया जाता है। सच पूछिए तो इन कार सेवकों के परिवारों के लिए जितना किया जाए उतना कम है, मगर ये सम्मान एक छोटा सा तरीका था ये बताने का कि हम आपके बलिदान को नहीं भूले हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मगर जाने से पहले हियरिंग के दौरान पराशरन जी का एक और सुंदर जवाब के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। हियरिंग के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। इसी तर्क के जवाब में पराशरन जी का ये जवाब था, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल।